अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों की हाज़िरी का। ये लेक्चर इकबाल पे नहीं है क्योंकि मेरी इतनी ज़रूरत नहीं है कि मैं इकबाल शनासाओं के सामने आके इकबाल पे बात करूँ। तो ये लेक्चर मैं दूंगा हेगल पे। जिस तरह सर ने जिक्र किया मेरी पीएचडी इकबाल और हेगल दोनों पे है, तो आज आधी पीएचडी तो मैं आपके साथ ही करूँगा। पहले ये बताता जाऊँ कि मैं किन किन बातों का जिक्र करूँगा आज। मैंने दो तरीके सोचे इस लेक्चर को स्टार्ट करने में, दो फिलोसॉफिकल डिबेट्स। पहली डिबेट है द एंड ऑफ आर्ट, जिसका मतलब मैं आपको बताता जाऊँ, और दूसरी डिबेट है लैंग्वेज गेम्स। ये फिलॉसफी में आइडियाज़ हैं, हम इनसे शुरू करेंगे थोड़ा पीछे हट के और फिर जाएंगे हेगल पे और देखेंगे कि हेगल ने आर्ट की तारीख के बारे में क्या कहा। हम देखते हैं कि आर्ट की तारीख में बेशुमार चीज़ें मौजूद हैं, लोगों ने बहुत कुछ बनाया, बहुत कुछ लिखा, गाया, सब कुछ, लेकिन हेगल एक कहानी सुनाता है। उस कहानी के मुताबिक ये तमाम मुख्तलिफ चीज़ें एक ही रास्ते में हैं और एक ही कहानी का हिस्सा है। और ये कहानी शुरू होती है एंशंट पर्शिया से, ज़ोरोएस्ट्रियनिज़्म। तो हम शुरू करेंगे ज़रतुश्तियों के मज़हब से और उनके आर्ट से। हेगल के मुताबिक आर्ट जो है वो मज़हब की सर्विस में होता है। जिस तरह हम देख सकते हैं हिंदुइज़्म या किसी भी कदीम सिविलाइजेशन का आर्ट वो मज़हब से कभी अलहदा नहीं होता, बल्कि वो मज़हब की सर्विस में होता है। फिर हम जाएंगे हमारे पड़ोसियों के पास, हिंदुइज़्म। वहाँ से होते हुए हम चले जाएंगे मिस्र का आर्ट समझेंगे। और ये तीन स्टेजेस जो हैं ये बेसिकली सब स्टेजेस हैं। पहले बड़े स्टेज में हेगल की आर्ट की कहानी के तीन स्टेज हैं, जिनको वो कहता है सिंबॉलिक, क्लासिकल और रोमांटिक। रोमांटिक वो बॉलीवुड वाला नहीं, जो आर्ट मूवमेंट है वो वाला। तो हम आज सिर्फ सिंबॉलिक की बात करेंगे और ये अभी हम सिंबॉलिक के ही पहले तीन मेन स्टेजेस पे हैं। और सिंबॉलिक के आखिर में हेगल अटैच कर देता है जुडाइज़्म और इस्लाम, या मोर स्पेसिफिकली सूफीज़्म। तो हम सूफीज़्म तक पहुंचेंगे और वहाँ पे लेक्चर का इख्तिताम हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं एंड ऑफ आर्ट से। In a letter written on May 28, 1831, Mendelssohn memorably remarked, Hegel claims that German art is as dead as mutton. गोश्त की तरह मुर्दा हो गया आर्ट। इस ज़माने में बल्कि हेगल के बाद नीचे आया और हम सब ने सुनी है वो बात कि God is dead and we have killed him। लेकिन जो हेगल की इसी तरह की प्रोनाउंसमेंट्स हैं, those are less famous। हेगल ने भी कहा कि God is dead और हेगल ने ये भी कहा कि art is dead या art has come to an end। तो इन बातों के क्या मतलब है? इनके 5 से 6 जो मेन इंटरप्रिटेशंस हैं मैं वो इंट्रोड्यूस कराता चलूँ। पहली इंटरप्रिटेशन ये है कि art has ceased to embody or disclose the highest truth। So Hegel thought, for example, that the Greeks got their theology, got their gods from artistic practices, not the other way around. So they didn't have gods and then put them into artistic practices, but the other way around। और जो भी उनके सबसे ऊंचे ख्यालात थे या जब वो सोच विचार करना चाहते थे तो वो लंबे लंबे नॉवल या लंबे लंबे किताबें नहीं लिखते थे, वो आर्ट बनाते थे। तो ये चीज़ हमारे यहाँ नहीं रही और ये पहला मतलब है कि आर्ट ख़त्म हो चुका है। दूसरा मतलब ये है कि जो हमारे मॉडर्न एटीट्यूड्स हैं लाइफ की तरफ, वो उस ज़माने में जब आर्ट था थोड़े इंट्यूटिव होते थे, हम सोचते थे, फील करते थे, और अब जो हैं बहुत रिफ्लेक्टिव हो गए हैं और हम उसके बहुत क्रिटिकल डिस्टेंस लेकर उस पर फिक्र करते हैं। You'll notice that many of these differences between ancient Europe and modern Europe correspond to contemporary Pakistan or contemporary East and the contemporary West। हम आज भी इंट्यूटिव साइड पे हैं और ज़्यादा आर्टिस्टिक साइड पे हैं। ये अच्छी बात भी हो सकती है, बुरी बात भी हो सकती है। हम ये कह सकते हैं एक पर्सपेक्टिव से कि हम उनसे पीछे हैं, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसमें पीछे होना बेहतर है। मिसाल के तौर पे अगर आप आगे कोई ख़तरा है
और क़यामत शायद ख़तरनाक ही लगती है, तो पीछे होना बेहतर है. सो वी कैन सी व्हाट द अदर पीपल आर डूइंग रॉन्ग एंड देन वी कैन टेक अ डिफरेंट ट्रैजेक्टरी बेस्ड ऑन दैट. अच्छा जी, तीसरा मतलब आ गया फॉर्म और कंटेंट. ये बेसिक फिलोसॉफिकल टर्मिनोलॉजी है, मैं इसको समझाऊंगा. बेसिकली कंटेंट आप समझ लें वो चीज़ जो कि एक शेप लेना चाह रही है, और फॉर्म वो जिस शेप में वो आई है. कंटेंट होगी लकड़, फॉर्म ये है कि वो इस तरह सीधी है और इस तरह टेबल हो गया. तो इसका जो भी फंक्शन है उसके मुताबिक फॉर्म बनेगी और कंटेंट होगा वो चीज़ जिससे ये बना. तो हेगल कहता है कि कंटेंट और फॉर्म के दरमियान के माबैन एक डायलेक्टिक है, एक डायलॉग चल रहा है. कंटेंट और फॉर्म एक दूसरे से बात कर रहे हैं आर्ट की तारीख में, और वो बात आगे बढ़ती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता. वो हम देखेंगे कैसा होता है. और उसकी जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं वो एग्जॉस्ट हो चुकी हैं जब तक हेगल का टाइम आया. तो इस सेंस में एज वेल आर्ट हैज़ एंडेड. पांचवी सेंस ये है कि हेगल देख रहा था कि उसके इर्द गिर्द जो आर्ट का मौसम है, हेगल उस ज़माने में रहा था जब म्यूज़ियम्स शुरू हुए, और म्यूज़ियम में बेसिकली आर्ट ऐसे ही होता है, वो पब्लिक लाइफ से हट चुका होता है और उसको हम एक जगह रख देते हैं, क्या है इसको देखें, ये कभी किसी के लिए ज़रूरी था, आपके लिए तो नहीं. तो ये पांचवी सेंस है. और छठी सेंस ये है कि हेगल का एक बहुत मशहूर मेटाफोर है कि द आउल ऑफ मिनर्वा ओनली टेक्स फ्लाइट एट डस्क. आउल ऑफ मिनर्वा, मिनर्वा एक एंशिएंट गॉडेस थी विजडम की, और जब सूरज ढल जाता था तो उसका उल्लू जो है, उल्लू विजडम का एक सिंबल था, वो तब उड़ता था. तो हेगल का कहने का मतलब ये है कि जब कोई चीज़ मर जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो तब ही हम उसके बारे में फ़िक्र कर सकते हैं और फिलोसोफाइज कर सकते हैं. तो द फैक्ट दैट वी कैन फिलोसोफाइज अबाउट आर्ट इज़ ऑलरेडी अ साइन दैट इट हैज़ एंडेड, इट इज़ डेड. अच्छा, बेसिकली ये कहानी मैं आपको इसलिए सुनाई कि जमालियात का जनाजा, ताकि थोड़ा सा इंटरेस्ट पैदा हो कि हम जाने कि चीज़ है क्या, ये कौन शख्स है जो मर गया, हम किसके जनाजे पे आए. लेकिन मैं आपको एक दूसरी कहानी भी सुनाना चाहता हूँ, ये थोड़ी पेसिमिस्टिक सी होगी, और दूसरी कहानी थोड़ी जॉली सी है, ये गेम्स के बारे में. ये एक कोट है विटगेनस्टाइन का लिखा हुआ, तो मैं इसको पढ़ूँगा जल्दी से. So Wittgenstein basically says that we have the word game, but there's so many different types of games that we cannot name anything that is common to them all. So for example, let's say amusement. हर गेम से खुशी होती है, लेकिन कभी भी आप बच्चों को गेम खेलते देखेंगे उसमें लड़ाई ज़्यादा हो रही होती है, खुशी कम हो रही होती है. फिर विटगेनस्टाइन कहता है बोर्ड गेम्स देख लें, कार्ड गेम्स देख लें, इनमें फिर आपको कुछ सिमिलैरिटीज़ नज़र आएंगी, लेकिन वो जो सिमिलैरिटीज़ यहाँ नज़र आ रही हैं वो चेस में नहीं होंगी और टिक क्रॉस में नहीं होंगी. फिर बॉल गेम्स आ जाती हैं, उसमें विनिंग लूजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगेन विटगेनस्टाइन कहता है आप बच्चे को देखते हैं वो दीवार पे एक बॉल मारता है, उसके लिए विनिंग लूजिंग इंपॉर्टेंट नहीं. फिर स्किल किसी एक गेम में एक चीज़ का नाम है, मिसाल के तौर पे एक फिज़िकल गेम में टेनिस में, और चेस में स्किल मेटल चीज़ का नाम है. तो दोबारा हमारी तलाश फ्रस्ट्रेट हो गई, रिंगर रोजेज आ गई, अम्यूज़मेंट आ गई, लेकिन बाकी सारी चीज़ें फिर गुम हो गई. तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे आप कह सकें कि जो कि कॉमन फीचर है, इसेंशियल फीचर है इन सब चीज़ों का. अब ये बताने का मकसद ये था कि मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाता चलूँ. आर्ट में बहुत सारी मुख्तलिफ़ चीज़ें पाई जाती हैं, तो what right do we have to call all of these different things by the same name? तो जो दो मैंने फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम्स रेज किए, एंड ऑफ आर्ट का और लैंग्वेज गेम्स का, हेगल हमें दोनों का जवाब देगा. तो चलिए शुरू करते हैं with the three stages of art history. मैंने कहा सिंबॉलिक, क्लासिकल और रोमांटिक. तो कंटेंट और फॉर्म जब सिंबॉलिक स्टेज में होते हैं तो कंटेंट के बारे में ऐसा सोचा जाता है कि उसको फिजिकल रिप्रेजेंटेशन देना बहुत मुश्किल हो जाता है. अभी हम एक सेकंड में देखेंगे, हेगल के एग्जांपल है हिंदुइज्म, कि वो अपने खुदा को इतना ताकतवर जानते हैं कि जब उसकी मूर्ति बनाने पे आते हैं तो उसके 8-10 हाथ होते हैं, 12 मुंह होते हैं,
तो वी सी ऑल दिस क्रेजी वाइल्ड रिप्रेजेंटेशन बिकॉज उन्होंने अपने खुदा का तसव्वुर ही ऐसा किया, और वो तसव्वुर उसका कंटेंट है और जो मूर्ति है वो उसकी फॉर्म है। तो ये है सिंबॉलिक आर्ट। सिंबॉलिक में बेसिकली जिस तरह लफ्ज़ सिंबल है, चीज़ एक होती है लेकिन वो इशारा किसी और की तरफ कर रही होती है। तो जिस चीज़ की तरफ वो इशारा कर रही होती है, ज़ाहिर है वो उस के साथ आइडेंटिकल नहीं हो सकती, वरना वो इशारा ना हो वो चीज़ खुद हो जाए। तो कंटेंट और फॉर्म जुदा होते हैं सिंबॉलिक आर्ट में। पर आहिस्ता आहिस्ता क्लासिकल आर्ट जो कि ग्रीस अहले यूनान के यहाँ उरूज पहुँचा, उसमें कंटेंट और फॉर्म परफेक्टली कोइंसाइड कर जाते हैं। वहाँ पे हमें मिलते हैं स्टैचूज़। किन के स्टैचूज़? खुदाओं के स्टैचूज़, लेकिन इंसानी जिसामत में। हेगल के मुताबिक इंसान का मकसद, आर्ट बनाने का मकसद सेल्फ नॉलेज है। अगर मैं किसी दूसरी चीज़ को जानना चाहूँ तो मैं उसको देख सकता हूँ, परख सकता हूँ, दूसरी कॉन्शियसनेस हो सकती है, मैटर हो सकता है। लेकिन अगर मैं अपने आप को जानना चाहूँ तो मैं क्या करूँ? मुझे चाहिए एक कि मैं अपना अक्स देखूँ, और उस अक्स की तलाश में इंसान बनाता है आर्ट। मैं एक किताब पढ़ रहा था पिछले दिनों, इसका नाम है द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड थ्रू 100 ऑब्जेक्ट्स, और उसमें एक बहुत कदीम पत्थर का जिक्र हुआ कि जो लोग बनाते थे चीज़ें जानवर को मारने के लिए या लकड़ियाँ तोड़ने के लिए। तो उसमें वो बंदा लिखता है कि उस बंदे ने पत्थर में वो चीज़ें तो बनाई जो उसको ज़रूरत थी, ये चीज़ें मतलब खाल उतारने के लिए वगैरह वगैरह, लेकिन उसने और चीज़ भी ऐड कर दी, थोड़ा सा स्टाइल भी ऐड कर दिया। उसने कहा ये हरकतें जानवर कभी नहीं करेंगे, ये हरकतें वो चीज़ ऐसी क्रीचर करेगा जो अपना निशान इस चीज़ में छोड़ना चाहता है, ताकि वो अपने आप को देख सके उस आर्ट को देख के, और उस थ्रू दैट रिप्रेजेंटेशन अचीव सेल्फ नॉलेज। तो सेल्फ नॉलेज आर्ट का एम है, ये आर्ट की एसेंस है। हमने लैंग्वेज गेम्स की बात की, और वो सेल्फ नॉलेज ग्रीक सबसे अच्छा करते थे। क्यों? क्योंकि ग्रीक्स अपने आप को रिप्रेजेंट करते थे और बहैसियत आज़ाद रिप्रेजेंट करते थे। तो बेसिकली दो जो आर्ट के एम है, पहला तो ये हो गया कि सेल्फ नॉलेज, और दूसरा ये सेल्फ नॉलेज एज अ फ्री बीइंग। ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी। और तीसरा रोमांटिक आर्ट जो कि यूरोप का आर्ट है, मतलब यूरोप आफ्टर ग्रीस, तो क्रिश्चियन यूरोप, उसमें कंटेंट और फॉर्म दोबारा जुदा हो चुके हैं, लेकिन बात उतनी बुरी नहीं है। बेसिकली ये पहाड़ की तरह है, एक हम यहाँ सिंबॉलिक से चले, क्लासिकल में पहुँचे, रोमांटिक में फिर गिर गए, और यहाँ आर्ट की डेथ होगी। तो आज हम सिर्फ पहाड़ी ऊपर चढ़ेंगे। तो हम आते हैं सिंबॉलिक आर्ट पे। सिंबॉलिक आर्ट को हेगल एक और नाम भी देता है प्री आर्ट, क्योंकि हेगल इसको आर्ट नहीं समझता। ये बेसिकली आर्ट की कोशिश हो रही है, लेकिन वो कोशिश नाकाम होती रहती है। तो ज़ोरोएस्ट्रियनिज़्म एज हेगल अंडरस्टैंड्स इट बेसिकली डजंट रियली हैव आर्ट। उसकी वजह यह है कि जब ज़ोरोएस्ट्रियनिज़्म में आग की पूजा की जाती है, तो वो इसलिए नहीं की जाती कि ये खुदा की कोई रिप्रेजेंटेशन है, वो इसलिए की जाती है कि खुदा और आग में कोई फ़र्क नहीं है, आग ही खुदा है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें कोई डिस्टेंस नहीं है बिटवीन what is representing and what is represented. मैंने कहा सिंबॉलिक का मतलब ये होगा कि जो चीज़ स्टैंड इन करेगी for something else has to be different, otherwise there is no gap that you have to cover. तो चूँकि उनका खुदा रोशनी या सूरज, तो वो सूरज की भी पूजा करते थे इसी वजह से, और आग की पूजा करते हैं, आज तक करते हैं पारसी मज़हब में, मिसाल के तौर पे। तो जब इंसानियत इस मरहले से निकली तो वो गई हिंदुइज़्म। हिंदुइज़्म में जिस तरह मैंने पहले भी इस चीज़ का जिक्र किया था, चीज़ें इतनी अजीब सी हो गई और खुदा का डर इतना और उसकी ताकत के बारे में तस्वुरात ऐसे कि हमें ये चीज़ें मिली। ये शिवा की एक तस्वीर है जिसमें इसके 4 मुँह, ये गालिबन मुग़ल टाइम से है, और ये भी एक और तस्वीर है जिसमें हाथ आप देख सकते हैं। खैर हमने तो बचपन इंडियन ड्रामे देख के ही गुजारा, तो आप सब इन खुदाओं को पहचानते होंगे। तो हेगल के मुताबिक हिंदुइज़्म की गलती ये रही कि वो ज़ाती
खुश हो गया, ज़्यादा एक्साइटेड हो गया और उसने started creating crazy representations of the divine. तो जब symbolic art जो properly symbolic है वो हमें मिलता है जाके सिर्फ इजिप्ट में, और उसकी वजह यह है कि जो रूह का इमोर्टल होना, वो जो डॉक्ट्रिन है, रिलीजियस डॉक्ट्रिन, वो पहली दफ़ा इजिप्शियंस के पास आया। और यही वजह कि इजिप्शियंस पिरामिड्स बनाते थे, पिरामिड्स के अंदर ममीज़ बनाते थे और उन ममीज़ को खाना वगैरह वगैरह दे देते थे कि जब इनकी वफ़ात हो जाए तो उसके बाद वो खुलम खुला रहे। तो इसमें 5 कीवर्ड्स हैं जैसे आप देख सकते हैं। पहला हो गया पिरामिड्स, दूसरा हो गया एनिमल सिंबलिज्म। तो मैंने नीचे आपको एक तस्वीर दिखाई थी, इजिप्शियंस की एक ऑब्सेशन है जानवरों से, उनके खुदा भी कुछ जानवर माने जाते हैं और उनके आर्ट में बहुत सारे जानवर मिलते हैं। हत्ता कि उनका जो सबसे फेमस आर्ट पीस है द स्फिंक्स, उसका जिस्म एक बिल्ली है और उसका मुंह एक फ़िरौन का मुंह। तो हेगल जब इसको देखता है, क्योंकि ये आता है सिंबॉलिक स्टेज का लास्ट स्टेप और इसके बाद आ गया क्लासिकल स्टेज, हेगल इसको देखता है, हेगल कहता है कि इनको रियलाइज़ हो रहा है इंसानियत को इस वक्त कि जो इंसान है वो बेहतर है जानवर से, और इसलिए जानवर के अंदर से ही इंसान की शक्ल उभर रही है, फ्रीडम की शक्ल उभर रही है अनफ्रीडम से और स्लेवरी से और एनिमैलिटी से। तो ये एनिमल सिंबलिज्म हो गया। एक और चीज़ जो हेगल थिंक्स कैरेक्टराइजेस इजिप्शियन आर्ट कि वो रिडल्स में बातें करते हैं, हर चीज़ एक पहेली है, हर चीज़ के पीछे कोई मतलब है, लेकिन वो सामने आके नहीं रख देते कि इसका क्या मतलब है, इसकी क्या तशरीह है, वो पीछे छुपाते रहते हैं। हीरोग्लिफ्स हमें डिसाइफर करने में सैकड़ों साल लग गए, और जब आप सिंबलिज्म में जाते हैं तो बेसिकली आपको एक प्रीस्ट के पास जाना होता है, जो प्रीस्ट आपको बताता है कि सिंबलिज्म के पीछे क्या मतलब है, और सारी पावर फिर उसी को मिल जाती है, और ये फ्रीडम को एक सेलेक्ट ग्रुप में छोड़ देता है और बाकी इंसान अपना काम खुद ही करते हैं। और आखिरी जो चीज़ है वो है स्कीमेटिसिज्म। आपने नीचे जो शेर देखा होगा उसमें आप एक चीज़ नोट करेंगे कि उसकी बाजू बिल्कुल उसके जिस्म के साथ हैं और उसके पाँव भी बिल्कुल उसके साथ हैं, वो एक अकड़ के बैठा है। अब इसको कंपेयर करें नीचे जाके ज़ूस के स्टैचू से, तो आपको नज़र आता है एक फ्रीडम का फ़र्क हेगल के मुताबिक, कि एक जगह एक मैथमेटिकल बिल्कुल सीधा साधा बंदा है और दूसरी जगह एक ह्यूमनेस्क और इंसान नुमा स्टैचू हमें मिलता है। अच्छा, तो मैंने कहा था कि जो ट्रांजिशन होगी सिंबॉलिक टू क्लासिकल वो इजिप्ट से ग्रीस में होगी, लेकिन वहाँ जाने से पहले हम जूडाइज्म और इस्लाम में थोड़ा सा गौर करते हैं। जब आप ये देख रहे होंगे कि मैंने इस तरह की हेडिंग्स दी हैं ना, पहली हेडिंग्स होगी स्पिरिट इज़ नेचर, कि जो रूह है या रूहानी चीज़ें हैं वो नेचर ही हैं। ये था ज़ोरोएस्ट्रियनिज़म। पीछे अगर हम जाएं, हिंदुइज्म में ये हुआ कि जो स्पिरिट है वो सिर्फ नेचर की ही शक्ल ले सकता है और कोई शक्ल ले ही नहीं सकता। तो जो बुत हैं उनको तोड़ना नहीं है, क्योंकि वो खुद ही खुदा है, खुदा उन्हीं में इनहियर करता है, उन्हीं में रहता है, उनसे बाहर उसका वजूद नहीं है। इजिप्ट कहता है कि स्पिरिट और नेचर मुख्तलिफ चीज़ें हैं, चूँकि इमोर्टैलिटी आ गई और ये चीज़ नेचर में मौजूद नहीं है, तो ये एक सेपरेशन हिस्टोरिकली अचीव होते रहते हैं। चूँकि हम ऐसे अरसे में रहते हैं जिस अरसे में हमें ये सारी बातें मालूम हैं, हम सोचते नहीं कि ये कहाँ से आई, और ह्यूमैनिटी ने अपनी तारीख़ में किस तरह इन नॉलेज को जाना और क्या सैक्रिफाइसेस दी इस नॉलेज तक पहुँचने के लिए। और जूडाइज्म का क्लेम ये है कि स्पिरिट नेचर हो ही नहीं सकता, खुदा ऊपर है। वन ऑफ द 10 commandments says do not make idols or do not make images of the gods। उसकी वजह क्या कि खुदा और क्रिएटेड चीज़ों में टोटल फ़र्क है और इस चीज़ की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। अब
हेगल के मुताबिक इस नज़रिया ज़िंदगी में एक छोटी सी कमज़ोरी है, वो ये है कि जो इंसान है और उसकी अपनी जो फ्रीडम है ना, वो इसमें कुचल दी जाती है। इंसान का मकसद सिर्फ ये है कि वो इबादत करे और अपना सर ढके और बात ख़त्म। जब हेगल पर्शियन सूफीज़म को देखता है या इस्लाम को देखता है, स्पेसिफिकली पर्शियन सूफीज़म को, तो उसको एक नई चीज़ नज़र आती है कि गो खुदा इसमें भी ऊपर है और सबसे ताकतवर है और उसमें सब चीज़ें हैं, लेकिन उसका अपनी मखलूक से रिश्ता एक मोहब्बत का है। और यही चीज़ हमें उन लोगों के आर्ट में भी नज़र आती है कि जो आर्टिस्ट है उसका रिश्ता अपनी दुनिया से मोहब्बत का है। जिस तरह पर्शियन पोइट्री में रोज़ और नाइटिंगेल एक मोटिव्स हैं, इनकी बातें की जाती हैं, इनकी तारीफ़ की जाती है, वगैरह वगैरह। अच्छा, इस डिफरेंस को समझने के लिए ना हम कॉन्ट्रास्ट यूज़ करेंगे इजिप्ट और ग्रीस का। और बेसिकली ये कॉन्ट्रास्ट है मेटाफोर का, मजाज का, और बिल्ड जर्मन वर्ड है इमेज के लिए। मैं इमेज नहीं इस्तेमाल करना चाहता कि वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाए। तो बेसिकली हेगल कहता है कि एक चीज़ मेटाफोर है और एक चीज़ है इमेज। इन दोनों में एक छोटा सा फ़र्क है, इस पर गौर करना बहुत ज़रूरी है। जो मेटाफोर है वो आपको कहता है कि ये चीज़, वो एक चीज़ का जिक्र करता है लेकिन इशारा किसी और चीज़ की तरफ होता है। तो ऑल वांट्स यू टू डू कि आप सोचें कि वो किस चीज़ पे इशारा हो रहा है, और जब आपको वो चीज़ मिल गई कहानी ख़त्म। मतलब आपकी सोच वहाँ पे जाके रुक जाएगी। इमेज ये करती है कि वो आपको पहले से ही बता देती है कि मैं इस चीज़ की तरफ इशारा कर रही हूँ, और फिर वो उस पर एक्सपैंड करती जाती है मुख्तलिफ मिसालों के साथ। मेरा हाफ़िज़ा थोड़ा कमज़ोर है, लेकिन वो अगर आपको याद हो मैकबेथ की जिस स्पीच है, मैकबेथ डेथ को डिस्क्राइब कर रहा है, लाइफ इज़ but a tale told by an idiot full of sound and fury signifying nothing। तो बेसिकली वो कहता है कि ज़िंदगी बकवास है, ये एक कहानी है जो कि किसी पागल ने सुला दी। वो मुख्तलिफ मिसालें आपको देता रहता है, लेकिन शुरू में आपको बता देता है कि कौन सी दो चीज़ें आइडेंटिफाई हो रही हैं। मेटाफोर यही नहीं करता। मेटाफोर कहता है कि आप थोड़ा उसको ढूंढो। हमने कहा था कि इजिप्ट में जो आर्ट है वो सारा इस लॉजिक पे बेस्ड है कि हम चीज़ एक छुपाएंगे, आपने उसको ढूंढना है। तो जो ओरिएंटल या जो इस्लामिक आर्ट है हेगल के मुताबिक, वो ये करता है कि वो आपको पहले दे देता है कि किस चीज़ का कनेक्शन है, और फिर वो आपको उस पर मिसालें देता है और उसकी इमेजेस देता है। और इससे होता ये है कि आपका जो इंटरप्रेटिव काम है, आपकी जो उस तलाश है, उस पर जो फ़िक्र है, वो कभी ख़त्म नहीं होती। हालांकि मेटाफोर में तब ख़त्म हो जाती है जब आपको पता लग जाए कि ये चीज़ क्या है। तो बेसिकली ये थी छोटी सी कहानी, और अब कुछ तस्वीरें देखते हैं। इसमें भी आप देख सकते हैं कि जो इनके बाजू हैं और टांगे हैं वो बिल्कुल साथ साथ लगी हुई हैं। ये भी इजिप्ट में स्टैचूज़ पाए जाते हैं। ये एक दिलचस्प कहानी है। किसी ने इलियड पढ़ी है, होमर की किताब? So can you recognize this scene? एक बूढ़ा बाबा है, वो एक वालिद है प्रियम के नाम से, ऊपर बैठा हुआ है अकीलीस जो कि हीरो है इलियड का, और आप देखेंगे कि बिस्तर के नीचे एक शख्स लेटा है। ये मूवी भी बहुत आती रही है, तो आपने ये सीन ज़रूर देखा होगा कि अकीलीस नीचे हेक्टर लेटा, अकीलीस हेक्टर का कत्ल करके घोड़ों के पीछे उसको बांध के ले जाता है, अपने कैंप पे ले जाता है और जाके नीचे लिटा देता है। और फिर प्रियम आता है एक आम आदमी बन के छुप के, और उससे कहता है कि मुझे वापस करो मेरे बेटे का जिस्म, और अकीलीस आखिर में मान जाता है। तो ये एक किस्म की ग्रीक रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन ये अर्ली ग्रीक रिप्रेजेंटेशन है और ये इजिप्शियन रिप्रेजेंटेशन है। हेगल कहता है कि ये दोनों गलत हैं। बेसिकली रिप्रेजेंटेशन थोड़ी इस तरह की होनी चाहिए। ये कंपैरिजन मुझे फेसबुक पे मिला था। कुछ जर्मैनिक जो कि ट्राइब्स थे, वद्दू कह लें, ये उनका स्कल्पचर है एक साइड पे और दूसरा रोमन्स के। तो आप देख सकते हैं कि रियलिज्म में कितना फ़र्क है, कितना ज़्यादा रियलिस्टिक है रोमन स्कल्पचर।
ये स्कल्पचर बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये गंधारा कल्चर का स्कल्पचर है। ये बेसिकली है एक ग्रीक गॉडेस अथीना, लेकिन ये बनी इंडियन स्टाइल में, और ये लाहौर अजायब घर की तस्वीर है, तो आप ये जाके देख भी सकते हैं। अच्छा, इसको कौन कौन पहचानता है? सीजर, बिल्कुल। ये तस्वीरें सारी मैंने वियना में ली थी एक म्यूज़ियम में, और मुझे ये जो बंदा है ना, ये राइट साइड पे, हाँ क्या चीज़? यही तो सवाल है। ये बेसिकली एक इजिप्शियन हॉल था और उसके साथ ग्रीक और रोमन हॉल था, तो ये कोने पे खड़ा हुआ था बिल्कुल दरवाजे के साथ। ये ना इजिप्शियन है और ना ग्रीक है, ये उन दोनों का मिक्स है। तो आपको नज़र आ रहा है इसकी बाजू सीधे हैं लेकिन उतने भी सीधे नहीं है, और थोड़ा इसमें दाढ़ी इसकी ग्रीक है, इसके सर पे वो रोमन लगा हुआ जो आर्टिस्ट को पहनाते थे, लेकिन बाकी इसकी जो तर्ज है वो थोड़ा इजिप्शियन सा है। But I feel like he must be in exile from. Yeah, maybe he was exiled from Exile पे होगा तो शायद इजिप्ट चला गया होगा। from Greece, yeah, totally। ये एक और ट्रेजेडी की कहानी, पहले मैंने आपको एक सुनाई, ये दूसरी है। इसको कौन पहचान सकता है? प्रोमीथियस बाउंड के नाम से एक ट्रेजेडी है, जिसमें एक टाइटन होता है, उसको सज़ा मिलती है कि दिस ईगल विल ईट फ्रॉम हिज लिवर टिल इटर्निटी। तो ये रही उसकी तस्वीर। इन खुदाओं से हमारी मुलाकात हो चुकी है, और ये ड्रेस्टन ज़ूस भी हमने देख लिया। सो आई वांट टू एंड विद समथिंग अ बिट मोर प्रैक्टिकल। तो जब हेगल कहता है कि ग्रीक स्कल्पचर सबसे बड़ी चीज़ है, हाई चीज़ है, उसकी लॉजिक क्या है, उसकी वजह क्या है? तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इसमें एक तरफ अपोलो है, ग्रीक गॉड, जो कि इंसान की शक्ल में है, और दूसरी तरफ एक फ्रॉग है। तो हेगल कहता है इस पर अगर आप गौर करें तो आप ये देखेंगे कि जो जानवर है उसका मुंह बाहर निकला होता है और नाक से और आँखों से आगे होता है, क्योंकि उसका जो प्राइमरी पर्पज़ है वो ये है कि वो कुछ खा ले, कुछ पी ले, और वो उसी तलाश में अपनी ज़िंदगी गुजारता है। लेकिन इंसानियत का मतलब ये है कि इन चीज़ों को थोड़ा सा पीछे रखा जाए, क्योंकि ये बेसिक या मोस्ट इसेंशियल फीचर्स नहीं हैं इंसानियत के। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि जो हमारी 5 सेंसेस हैं उनमें से सबसे ज़रूरी कौन सी है? इसका जवाब आपको शायद थोड़ा स्कल्पचर में भी मिल जाए। सबने सही जवाब दिया, आंखें। और आंखें जो हैं वो हेगल कहता है जब ग्रीक स्कल्पचर्स में एक जो पलकें हैं ना, इनके पीछे थोड़ी प्रोटेक्ट होके नीचे से बनाई जाती हैं। सबसे आगे नाक होता है, उसकी वजह यह है कि ये आप में और जो दुनिया है और दुनिया के ख़तरों में एक बैरियर की तरह काम करता है। और जो मुंह है वो छोटा सा बनाया जाता है, क्योंकि इंसान का मेन मकसद खाना नहीं है बल्कि कलाम है, और कलाम के लिए छोटी सी जगह काफ़ी पेश आती है। तो चलें, मेरी कहानी तो इतनी सी थी। अब कुछ सवाल जवाब हैं तो बताइए।